जलोढ़ शंकु और जलोढ़ पंख के अतिरिक्त नदी निक्षेपात्मक कार्य करते वक्त झीलों का निर्माण करती है। पर्वतीय प्रदेशों में धरातल की विषमता के कारण एवं शीतोष्ण प्रदेशों में पूर्व काल के प्लास्टोसिन हिमयुग के प्रभाव से नदी मार्ग के गड्ढों में जल भरने से झीलें बन जाती हैं। भारत की वूलर एवं डल झील इसका प्रमुख उदाहरण है। इसमें एक और नदी अपने साथ अवसाद लाती है और दूसरी ओर का जल निकास मार्ग से धीरे धीरे कट कट कर नीचा होता जाता है। इसमें झीलें शीघ्र मरने या सूखने लगती है तथा निक्षेपण से छोटे मैदान में बदल जाती है। वूलर झील पिछले 5-6 दशकों में भराव से काफ़ी सिकुड़ती जा रही है। पहाड़ी भागों में ऐसे मैदान छोटे व संकरे हो सकते हैं, किंतु इनका विकास उपजाऊ अवसादों से होता है, अतः इनका विशेष आर्थिक महत्व भी है। बाढ़ निर्मित मैदान, यहाँ ये एक ध्यान देने वाली बात है, नदी जब मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो उसका वेग कम हो जाता है, तो वो पर्वतीय और जहाँ मैदान मिल रहे हैं उस जगह तो जलोढ़ शंकु जलोढ़ पंख जैसी आकृतियों को जन्म देती है। और जब ये सपाट मैदानी भाग में पहुंच जाती है तो इसके पानी का वेग और कम हो जाता है। इस वेग के कम होने के कारण नदी जो है अपने साथ लाए महीन कणों को भी धीरे धीरे जमा करने लगती है। और ये जमाव जो है ये वो दोनों जगह करती है, अपने किनारों पे भी करती है और अपनी तली में भी करती है। जैसा मैंने पहले बताया कि यदि जिस क्षेत्र में नदी प्रवाहित हो रही है उसमें किस तरीके का सामान होगा, ये कई चीज़ों पर निर्भर करता है। वनस्पति की मात्रा वहाँ कैसी है, चट्टानों की संरचना कैसी है, उनका स्वरूप कैसा है, स्थिति कैसी है, नदी के रास्ते में पड़ने वाले जो चट्टानों के स्तर हैं उनकी दशा कैसी है, कई चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है। तो ये जो सामान नदी अपने साथ लेके आई, ये जब मैदानी भाग के अंदर आती है और इसका वेग जब कम हो जाता है तो इस सामान को वो जमा करने लगती है। दो जगह जमा करती, किनारों पे करती है, तली में करती है। तली में जब ये जमाव होता है और बरसात के दिनों में नदी के पानी की मात्रा जब बढ़ जाती है तो उसका ये जल अपने तटबंध को आप इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए ये नदी का एक पार्ट है, इस बीच में नदी बह रही है, मेरे मुंह को आप एक नदी जल समझें, तो उसके जो ये किनारे जो उसके पानी को नॉर्मल दशा में उसके पानी को एक दिशा देते हैं और निर्धारित करते हैं उसके फैलाव को। तो नदी इन तटबंधों को तोड़कर समीपी भाग में उसका पानी फैल जाता है। ये पानी फैलने के कारण जो है इसमें जो तलछट हैं, जो इसके अंदर महीन कण थे, उनका निक्षेप जहाँ तक पानी फैलता है वहाँ तक उसका निक्षेप हो जाता है। इसको नदी के बाढ़ का मैदान कहते हैं। बहुत उपजाऊ होता है। गंगा यमुना का बाढ़ का मैदान जो है ये प्रमुख उदाहरण है। तो ये जमा होने के कारण जब नदी में जल की मात्रा घटने लगती है बरसातों के बाद, तो ये पानी धीरे धीरे लौट जाता है उसी नदी के अंदर। मुख्यतः अगर कहीं मान लीजिए कोई खड्डा या वो है तो उसमें भरा भी रह सकता है, लेकिन ये पानी धीरे धीरे कम हो जाता है। जैसे ही बरसात की मात्रा कम होती है नदी में पानी की मात्रा घटती है। तो बाढ़ का मैदान जो है वो बहुत उपजाऊ होता है। लेकिन कई नदियाँ, जैसे बिहार में कोसी है, सौर ऑफ बिहार भी उसको बोलते हैं, वो कई दफ़ा अपना जो बहने का दशा है, बहने की दिशा है, उसको ही छोड़कर दूसरी तरफ बहने लगती, जहाँ पहले बह ही नहीं रही थी। इसलिए वो बहुत भयंकर तबाही लेके आती है। और कई दफ़ा तो उसके बाढ़ के मैदान के अंदर वो कई दफ़ा लाएगी तो कंकड़ पत्थरी जो हैं उनको बिछा देगी, तो एक उपजाऊ ज़मीन को भी वो ऊसर कर देती है। फिर अगली बाढ़ में उसको अपने साथ जो सामान उसने पहले जमा किया था उसको फिर बहा के ले जाएगी, दूसरी मिट्टी जमा कर देगी। तो इस तरीके से ये निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है। नदी की मुख्य धारा के दोनों ओर बनने वाले बाढ़ निर्मित मैदान
मैदानी भाग ही विश्व के विशेष उपजाऊ एवं महान समतल मैदान कहलाते हैं, जैसे गंगा का मैदान और मिसिसिपी का मैदान इत्यादि इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहाँ प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ें नदी के मैदान को उपजाऊ बनाए रखती हैं। उसके बाद अगली आकृति जो नदी बनाती है वो है नदी विसर्प। मैदानी भाग में ढाल बहुत कम होने के कारण नदी सीधा बहने में सक्षम नहीं होती, तो वो जिस तरीके से सांप एक स्नेक जिस तरीके से चलता है उस तरीके से बल खा के लहरदार रूप से चलने लगती है। इनको नदी विसर्प कहते हैं। इसमें वो ज़्यादा जमाव जो है मिट्टी का वो अपने आंतरिक भाग में, जो विसर्प का आंतरिक भाग है, मोड़ का आंतरिक भाग है, वहाँ निक्षेप ज़्यादा करती है। जो किनारे वाला भाग है जहाँ पानी जाकर मुड़ता है उसका, वहाँ पर कुछ हद तक कटाव का कार्य करती रहती है। तो ये जो नदी विसर्प हैं ये लगातार बढ़ते जाते हैं। इनका आकार भी बदलता रहता है, एक आकार नहीं रहता। और जो जब दो विसर्प एक दूसरे के मतलब मोड़ जो है, इस तरीके से मोड़ जो हुआ, जब वो इस तरीके से ये जो मोड़ जो है ये जब एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं तो ये आपस में ये जो मोड़ जो हैं, यहाँ पर नदी अर्धचंद्राकार रूप के अंदर एक हिस्सा कट जाता है और नदी सीधी बहने लग जाती है। और जो ये बचती है एक अल्पकालिक झील के रूप में, जो एक आकृति बचती है, इसको गोखुर झील कहते हैं। ऑक्सबो लेक इंग्लिश में बोलते हैं। उसके अलावा नेचुरल लीव्स हैं जिसको आप प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। प्राकृतिक तटबंध और कुछ नहीं, जब नदी, जो बड़ी नदियां होती हैं जिनके अंदर पानी की मात्रा ऋतुओं के सीजन के हिसाब से घटती बढ़ती रहती है, तो वहाँ पर जो नदी जहाँ बह रही है उससे थोड़ी सी ऊंचाई के ऊपर दोनों साइड एक तरीके का आप उसको कह सकते हैं कि मेड जैसी बड़ी आकृति बन जाती है, जिसको प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। नॉर्मल दशा में, सामान्य दशा में नदी जल के फैलाव को नदी के जो प्राकृतिक तटबंध हैं ये निर्धारित करते हैं। लेकिन फिर वो ये है कि बाढ़ के समय में इन्हीं प्राकृतिक तटबंधों को तोड़कर नदी जो है उसका पानी आसपास के क्षेत्र में फैल जाता है। ये जो तटबंध हैं और जहाँ नदी की मुख्य धारा है, इसके बीच में भी बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है, जिसके अंदर ज़्यादातर भागों के अंदर लोग फल सब्जी की खेती मुख्यतः और बाकी खेती भी करते हैं। लेकिन ये परमानेंट फीचर नहीं होता, ये बदलता रहता है। अंत में नदी सबसे महत्वपूर्ण जिस चीज का निर्माण करती है वो है डेल्टा। डेल्टा जो है नदी किसी बड़ी झील के पास भी बना सकती है छोटा, या किसी समुद्र में जाकर वो जहाँ समाप्त हो रही है वहाँ पे बनाती है। डेल्टा बनने के कई कारण भी हैं, और डेल्टा जो है वो भी एक परमानेंट फीचर नहीं है, उसमें बड़ा परिवर्तन होता रहता है, समुद्र की लहरों द्वारा भी होता रहता है। समुद्र के अंदर जो लवण की मात्रा है वो भी जब नदी समुद्र के संपर्क में आती है तो उसके तलछटों को जमा करने में सहायक होता है। जो डेल्टा शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग जो था, ग्रीक हिस्टोरियन थे हेरोडोटस, उन्होंने इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले नील नदी के डेल्टा के विषय में किया था, क्योंकि वो आकृति जो नील नदी की थी वो जो है वो ग्रीक लेटर जो है वो डेल्टा तिकोना जिसको हम बोलते हैं इस तरीके से, उसके रूप में था। तो ये हेरोडोटस ने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था। डेल्टा कई प्रकार का हो सकता है,
चपाकार हो सकता है, पंजाकार हो सकता है, जिस जिस तरीके की आकृति हैं, क्योंकि हर नदी जरूरी नहीं एक जैसे तरीके से चीज़ों को करेगी, क्योंकि इसमें कई परिस्थितियाँ जो है वो उसको निर्धारित करती हैं। तो ये सबसे अंतिम आकृति, सबसे अंतिम और विस्तृत आकृति होती है। जैसे सुंदरबन डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र का, तो वो जो डेल्टा है वो बहुत विस्तृत क्षेत्र के अंदर फैला हुआ है। बंगाल की खाड़ी के अंदर गंगा ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसका डेल्टा बनता है। अब बात यह है कि नदी के अपर्दन की सीमा क्या है, आधार तल क्या है। मोटे रूप से नदी के अपर्दन की आखिरी सीमा जो है उसको समुद्र तल माना गया है, मीन सी लेवल। मीन सी लेवल जो है वो ज्वार और भाटा की जो 15 दिन में दशाएं होती हैं उस आधार पर औसत निकाल कर किसी भी मीन सी लेवल को निकाला जाता है। और ये बड़ा प्रोमिनेंट होता है। आप किसी भी रेलवे स्टेशन पे जाएंगे तो वहाँ जो उस रेलवे स्टेशन के दोनों सिरे हैं जहाँ प्लेटफॉर्म ख़त्म होता है वहाँ पर बोर्ड लगा होता है, तो हर रेलवे स्टेशन पे आपको ये लिखा मिलेगा कि भाई इस रेलवे स्टेशन की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। तो मोटे तौर पर समुद्र तल जो है उसको अपर्दन की आखिरी सीमा मानते हैं। लेकिन पृथ्वी तल पर ऐसी भी जगह हैं जो समुद्र तल से भी नीची है, जैसे मृत सागर है, जॉर्डन और सीरिया, जॉर्डन, सीरिया और इज़राइल के साथ जिसकी सीमा लगती है, जो कि 413 मीटर के करीब शायद मीन सी लेवल से नीचा है। और कई इस तरीके की नदियां हैं जो समुद्र तक पहुंचती नहीं, समुद्र में जाकर उनका अंत नहीं होता, या तो वो बीच में किसी बड़ी झील में समाप्त हो जाती हैं, या उनका रेगिस्तानी भाग के अंदर वो अल्पकालिक नदियां जो होती हैं वो उस रेगिस्तान के अंदर ही लुप्त भी हो जाती हैं। बरसात में बहना उनमें पानी शुरू होता है और बरसात की समाप्ति के बाद रेगिस्तान में ही वो बहते बहते और ख़त्म हो जाती हैं। किसी जगह उनका अंत इस तरीके से नहीं होता। लेकिन मोटे तौर पर आप ये मान सकते हैं कि समुद्र तल के बराबर कोई चीज़ आ जाती है तो उसका अपर्दन नहीं होता, उसके बाद उसका अपर्दन नहीं होता। जैसे ही कोई चीज़ समुद्र तल से ऊपर उठना शुरू होती है उसका किसी न किसी रूप में क्षय, किसी न किसी रूप में उसमें कमी अपक्षय और अपर्दन के कारकों द्वारा आनी प्रारंभ हो जाती है। तो यहाँ नदी अपर्दन से बनने वाली स्थलाकृतियों का मोटे तौर पर हमने इस विषय पर चर्चा करी। इससे जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर अपर्दन चक्र की संकल्पना, जिसमें विलियम मॉरिस डेविस और वाल्टर पैंक के जो विचार हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे।